हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें हमें बताया है कि सोशल साइंस क्या होता है। ग्रेड 6 to 8 में हमने एक्सप्लोर किया था सोशल साइंस को स्टोरीज के थ्रू। किसकी स्टोरीज? पीपल, प्लेसेस और इवेंट की स्टोरीज। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ग्रेड 9th में एंटर कर रहे हैं। तो अब एक टाइम आ गया है पॉज लेने का और समझने का कि जो सोशल साइंस है उसका सच में मतलब क्या है। मतलब अब हम क्या करेंगे? अब हम हर चीज को डिटेल में समझेंगे और साथ साथ अब हम क्या करेंगे? अब हम ध्यान देंगे वाई पे, दैट वाई इट मैटर्स। अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। जैसे कि जो सोसाइटी है वो कैसे वर्क कर रही है, जो चीजें हैं वो क्यों हो रही है, जो लोग हैं वो कैसे अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं तो मान लो कि जो सिटीज है वो क्राउडेड है। तो क्यों क्राउडेड है? क्योंकि जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज में। तो क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? तो अब जो हमारा पूरा फोकस होगा वो होगा वाई पे, दैट वाई इट मैटर्स। कोई चीज क्यों मैटर करती है, कोई चीज क्यों हो रही है और साथ साथ कोई चीज कैसे हो रही है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। तो मैं आपके लिए सारे पैराग्राफ जो है वो पॉइंट में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दूंगी जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो कोई भी इंसान सोसाइटी में अकेले रह के कुछ नहीं कर सकता। हम अपनी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इंसान पे अलग अलग तरीकों से डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम जो है फूड के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग चीजों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है और वो वीट ग्रो करता है। तो अब क्या होगा? वो जो वीट होगा वो मिल के ओनर के पास जाएगा और उससे फ्लोर बनेगा। फिर वो फ्लोर जो है वो शॉपकीपर के पास जाएगा और फिर उसके बाद वहां से कंज्यूमर्स उसको बाय करेंगे। तो बेसिकली सिर्फ एक फ्लोर के लिए, सिर्फ एक फूड के लिए इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, इतने सारे लोग जो थे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। तो सोसाइटी में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग तरीकों से। नाउ नेक्स्ट इज कि हमारी जो लाइफ है वो शेप्ड होती है इन्वायरमेंट से। मतलब जैसे हमारा इन्वायरमेंट होगा वैसी हमारी लाइफ हो जाएगी। हमारी लाइफ अफेक्ट होती है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कश्मीर में रहती हूँ तो वहाँ पे कोल्ड वेदर की वजह से मैं वुलन क्लोथ्स पहनूंगी। अगर मैं राजस्थान में रहती हूँ तो वहाँ पे हॉट वेदर की वजह से मैं कॉटन क्लोथ्स पहनूंगी। तो बेसिकली मेरा इन्वायरमेंट ये डिसाइड करता है कि मेरी लाइफ कैसी होगी। इसके बाद आता है हमारा इंस्टीट्यूशंस जो हमें गवर्न करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्प करती है सोसाइटी को फंक्शन करने में अच्छे से, जिसमें कि हमारा गवर्नमेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, पुलिस, की सब चीज आ जाती है। तो स्कूल क्या करता है? स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और उससे हमारी जो सोसाइटी है वो चल पा रही है। जो पुलिस है वो क्या करती है? वो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करती है, अगेन जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो वर्क कर पा रही है। इसके बाद हमारी आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारी नीड्स को पूरा करेगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती है जो हम मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करते हैं, मतलब कि पैसे कमाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है और वो अपनी क्रॉप्स ग्रो कर रहा है तो वो क्या करेगा? उसको सेल करेगा, उससे पैसे कमाएगा और उसके बाद अपनी नीड्स को पूरा करेगा। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये भी कहाँ पे आती है? हमारी सोशल साइंस में आती है। इसके बाद ट्रेडिशंस और आइडियाज जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं, जिसमें कि हमारा कस्टम्स, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, वैल्यूज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुमको फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करने हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारी सोशल साइंस में आ जाती है। नाउ इन सारे कनेक्शंस को समझना हमारी फाउंडेशन है सोशल साइंस की। तो बेसिकली हम सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट के बारे में, लोगों के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, कल्चर के बारे में, और कैसे ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, इनके बीच में क्या कनेक्शन है उसके बारे में। और इसके बाद हम क्या करते हैं? हम समझते हैं पैटर्न्स फॉर इन्फ्लुएंसेस को। मतलब कि फॉर एग्जांपल फ्लड आया तो फ्लड की वजह से क्या होगा? फार्मर्स की लाइफ अफेक्ट होगी, फूड प्राइसेस अफेक्ट होंगे, ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगा, वो लोगों की लाइफ अफेक्ट होगी। तो इन सारी चीजों पे क्या पड़ेगा? इन्फ्लुएंस पड़ेगा हमारा। तो हम इस चीज को भी यहाँ पे हम सोशल साइंस में समझते हैं। नाउ इन सिंपल वर्ड्स जो सोशल साइंस है हमारा वो सिस्टमैटिक स्टडी है किसकी? ह्यूमन सोसाइटी की। तो सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना। तो हम सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं कि जो लोग हैं वो साथ में कैसे रह रहे हैं। इसके बाद ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता
कि क्या हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, कहाँ पे हो रहा है, या फिर चीजें जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमें ये भी बताता है। ये हमें क्या बताता है, मेन चीज यही है। तो उसको मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहले है हमारा वाई इवेंट्स अकर, कि इवेंट्स जो है वो क्यों हो रहे हैं। जैसे अगर अर्थक्वेक आया तो वो क्यों आया, जो इलेक्शंस हुए वो क्यों हुए, जो प्राइजेस है अगर प्राइजेस बढ़े किसी चीज के तो वो क्यों बढ़े। तो ये हमें बताता है कि कोई भी इवेंट क्यों हो रहा है। इसके बाद ये हमें बताता है कि कैसे जो लोग हैं वो साथ रह रहे हैं। तो बेसिकली ये हमें बताता है कि जो लोग हैं वो कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं फेस्टिवल्स, डिजास्टर्स, इलेक्शंस, इन सब टाइम पे। तो इसीलिए हम इसमें फैमिलीज, कम्युनिटीज, विलेजेस, सिटीज, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद ये हमें बताता है कि कैसे इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है लाइफ को। तो बेसिकली अगेन वही वाली बात कि हमारी जो लाइफ है वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे इन्वायरमेंट से, और वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का क्लाइमेट कैसा है, लैंड फॉर्म क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है हमारे आसपास। जैसे कि अगर मैं रिवर के पास रहती हूँ तो मैं फिशिंग करूंगी। अगर मैं जो है कोई ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे फार्मिंग होती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, जहाँ की सॉइल फर्टाइल है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एग्रीकल्चर पे ध्यान दूंगी, मैं फार्मिंग पे ध्यान दूंगी। ऑन द अदर हैंड ये डिपेंड करता है कि मैं फार्मिंग में भी क्या करूंगी। तो अगर वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं राइस ग्रो करूंगी। तो ये भी चीज डिपेंड करती है किस पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, कि हमारी लाइफस्टाइल क्या होगी। इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करेगी। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो लॉज बनाएगी, टैक्स कलेक्ट करेगी, रोड्स बनाएगी, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीजें भी हम किस में देखते हैं, सोशल साइंस में। इसके बाद जो इकोनॉमीज है वो कैसे ऑपरेट करेंगी, मतलब कि हम इकोनॉमिक्स की जितनी भी चीजें हैं, प्रोडक्शन, इनकम, जॉब, ट्रेड, ये सब चीज हम किस में देखते हैं, सोशल साइंस में। इसके बाद जो हमारा पास्ट और प्रेजेंट है वो मिलके हमारा जो वर्ल्ड है उसको कैसे शेप कर रहे हैं, मतलब कि जो पास्ट के इवेंट्स हैं उसकी वजह से आज की सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी हम सोशल साइंस में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें डिफरेंस दिया है साइंस के बीच में और सोशल साइंस के बीच में। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हमारा साइंस में क्या आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें हम नेचुरल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, हम नेचर, मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जबकि सोशल साइंस में हम किस पे फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं सोसाइटी पे, इंस्टीट्यूशन पे, कल्चर पे, ह्यूमन इंटरेक्शंस पे। तो हम इसमें सोसाइटी, कल्चर, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये हमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प नहीं करती कि क्या हो रहा है हमारे सोशल वर्ल्ड में, ये किस पे फोकस करती है कि क्यों हो रहा है, व्हाई इट हैपेंस, मतलब कि ये कॉज और इफेक्ट पे फोकस करती है। अगर मैं कहती हूँ कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमें क्या करने में हेल्प करेगी, हमें ये देखना है कि व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट अकर, अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रहा है। साथ साथ ये क्या करती है, ये अलग अलग एक्सपेक्ट जो है लाइफ के उसको इंटरकनेक्ट करती है। तो ये हमें ये बताती है कि सोसाइटी में हर चीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर हैवी रेनफॉल होगी तो उसकी वजह से फ्लड आएगा, उसकी वजह से हमारी क्रॉप डैमेज होगी, उसकी वजह से हमारी फूड शॉर्टेज होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए जितनी भी चीजें हैं हमारी लाइफ में वो सारी एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि जो सोशल साइंस है वो आपकी लाइफ में हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो उसके इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो एक एक करके देखते हैं। तो सपोज उन्होंने बोला कि मान लो कि आप सो के उठते हो, ठीक है, आप उठे तो आप क्या देखोगे, आप अपने घर में हो, और वो जो घर होगा वो किससे बना हुआ होगा, वो मटीरियल से बना हुआ होगा जो कहाँ से आए होंगे, अलग अलग प्लेसेस से आए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीमेंट राजस्थान से आया हो सकता है, स्टील झारखंड से आया हो सकता है, वुड फॉरेस्ट से हो सकती है। तो ऐसे आपके घर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी अलग अलग जगह से आई होंगी, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस फॉलो हुआ होगा तब वो चीज आपके घर तक पहुंची होगी। सो इसीलिए सोशल साइंस जो है वो हर जगह आपकी एवरीडे लाइफ में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद जो फूड आप खा रहे हो वो भी अलग अलग रीजन से आया होगा, कंट्री के, ठीक है। जैसे कि जो राइस है वो पंजाब से आया होगा, अगर आप एप्पल खा रहे हो तो वो हिमाचल प्रदेश से आया होगा। ऐसे जो भी फूड आप यूज करते हो वो हर अलग अलग जगह से, अलग अलग रीजन से, कंट्री के आया होगा। और जो आपका फूड है इससे पहले वो आपकी प्लेट में पहुंचे वो क्या हुआ होगा, वो हार्वेस्ट हुआ होगा। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, जब फार्मर्स कलेक्ट करते हैं क्रॉप को, फिर उसके बाद वो प्रोसेस्ड हुआ होगा, मतलब कि वो जो क्रॉप होती है उसको क्लीन किया जाता है, पैक्ड किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि वीट से फ्लोर बनाया। इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, ठीक है, तो उसको कैरी किया गया होगा और कैरी करके वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा होगा, जैसे जहां से आप खरीद के लाए हो मार्केट में वहां तक वो पहुंचा होगा। फिर उसके बाद वो बॉट एंड सोल्ड हुआ होगा, मतलब कि खरीदा गया होगा उसको और आपको सेल किया गया होगा। तो सिर्फ
उस खाने में जो आपने खाया, जो आपकी प्लेट में पहुंचा, उस खाने में कितने सारे लोगों के एफर्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो ये बोल रहा है कि इसीलिए जो सोशल साइंस है वो हर जगह आपकी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद जिस रोड पे आप ट्रैवल करते हो उसको कौन मेंटेन करता है? पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब कि गवर्नमेंट मेंटेन करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो रोड्स बनाती है, रिपेयर करती है, सारे काम करती है। इसके बाद जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो भी किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है एजुकेशनल पॉलिसीज और प्रोग्राम्स से। तो कोई भी स्कूल जो है उसे एक क्या फॉलो करना पड़ता है? एजुकेशनल पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपका सिलेबस क्या होगा, आपके स्कूल के रूल्स क्या होंगे, आपका एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होगा। इसके बाद जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो वो भी कैसे जनरेट हुई होगी? वो अलग अलग पावर स्टेशन में प्रोड्यूस हुई होगी। इसके बाद वो आपके घर पहुंची होगी, ठीक है। कैसे घर पहुंची होगी? वो आपके ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू। तो बेसिकली ये जो नेटवर्क है पूरी इलेक्ट्रिसिटी का, ये बहुत वास्ट और कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें भी हमारी सोशल साइंस इंक्लूडेड है। इसके बाद चाहे आप कोई भी छोटे से छोटी एक्टिविटी ले लो, कोई भी सिंपलेस्ट एक्टिविटी, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है वो बेसिकली रिलाई करती है, डिपेंडेंट है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट पे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे, सोशल कोऑपरेशन पे और साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट पे। तो यहाँ तक हमें पता चला कि जो सोशल साइंस है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है हमारी लाइफ में। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। उन्होंने बोला है कि आप अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स में देखो, आपको दिखेगा कि जो सोशल साइंस है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि कुछ जो लोग हैं वो क्राउडेड सिटीज में रहते हैं, जबकि कुछ जो लोग हैं वो स्कैटर्ड विलेजेस में रहते हैं। क्यों? वाई? सो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट। सिटीज जो है वो ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि इन सारी वजहों की वजह से वो जो है क्राउडेड सिटीज में रहते हो, जबकि जो विलेजेस में लोग रहते हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट हो एग्रीकल्चर पे, इसीलिए वो विलेजेस में रह रहे हो। इसके बाद उन्होंने बोला कि क्यों कुछ अलग अलग कम्युनिटीज के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये किसकी वजह से है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी कम्युनिटी के, हम कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, हम कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। इसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ रीजन जो है वो डिपेंडेंट होते हैं फार्मिंग पे, जबकि कुछ फोकस करते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड पे। तो ये भी अगेन किस पे डिपेंड करता है? हमारे इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो अगर हमारा क्लाइमेट जो है वो हमारे फेवर में है, सॉइल अच्छी है, वाटर अच्छा है, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी हैं, तो हम फार्मिंग करेंगे, वरना हम इंडस्ट्री और ट्रेड पे फोकस करेंगे, बिजनेस पे फोकस करेंगे। सो अगर आप मान लो पंजाब में रहते हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे? आप वीट ग्रो करोगे, जबकि आप मुंबई में रहते हो तो वहाँ पे थोड़ा आप फार्मिंग करोगे। वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे आप बिजनेस करोगे, इंडस्ट्री चलाओगे, ट्रेड करोगे। इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजंस? कैसे डिसीजन बनाती है वो? तो वो लॉ बनाती है, वो बजट प्रिपेयर करती है, वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराती है और वो अफेक्ट करता है किसको? मिलियंस ऑफ पीपल को। इसके बाद कुछ जो रीजंस हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड क्यों आता है? तो ऐसा हो सकता है कि हैवी रेनफॉल की वजह से, रिवर की वजह से, लो लाइंग एरिया की वजह से, पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हमारे फ्लड्स आते हो। इसके बाद जो एग्रीकल्चर है वो फ्लरिश कर रहा है कुछ रीजंस में, जबकि कुछ रीजन में नहीं कर रहा। तो अगेन इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वहाँ की फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, वहाँ पे इनफ रेनफॉल होनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, सुटेबल क्लाइमेट होना चाहिए। अगर ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे फेवर में है तो हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर करेंगे, जबकि अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। इसके बाद हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आवर लाइफ? कैसे क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ को? तो जो क्लाइमेट चेंज है वो किसकी वजह से होता है? हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट, वाटर स्टोरेजेस, क्रॉप डैमेज, इन सब की वजह से होता है। सो बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो फंक्शन नहीं करती बाय चांस। जो सोसाइटी है वो फंक्शन करती है प्लानिंग की वजह से, रूल्स की वजह से, कोऑपरेशन की वजह से, इंस्टीट्यूशंस की वजह से। जब सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंक है, गवर्नमेंट है, जब ये सब एक साथ काम करते हैं तब हमारी सोसाइटी वर्क करती है। और ये किसकी वजह से शेप्ड होती है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशन, रिसोर्सेज और ह्यूमन चॉइसेस की वजह से। सो सोशल साइंस में हम क्या करेंगे? हम एक्सप्लोर करेंगे क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, और हम इन आंसर्स में गेस वर्क नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम केयरफुली सब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, एविडेंस देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे, और तब हम सारी चीजों के आंसर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो बेसिकली हम ऑब्जर्व करेंगे, फैक्ट ढूंढेंगे, डेटा देखेंगे, एविडेंस देखेंगे, रीजनिंग करेंगे, और फिर हम किसी भी चीज का आंसर बताएंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमें एक एक्टिविटी दी है छोटी सी, लेट्स एनालाइज। सो उन्होंने बोला है कि आप ऑब्जर्व करें अपने सराउंडिंग्स को और आइडेंटिफाई करो एक चेंज जो कि आपकी लोकेलिटी में हुआ हो पास्ट 5 years में,
और वो किससे रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है। और फिर उसके बाद आपको उसको डिस्कस करना है ग्रुप में। तो अगर मैं एक छोटा सा आंसर बताऊंगी इसका, अगर मैं यहाँ पे से कोई भी टॉपिक ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, तो पहले क्या सिचुएशन थी, पहले सिचुएशन थी कि जो लोग थे वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं थे। लोग जो है बेसिक मोबाइल फोन्स यूज़ करते थे जिसमें हमारा इंटरनेट भी नहीं था। ये हमारा पहले की सिचुएशन थी। अब सिचुएशन क्या चेंज हो गई है, जो लोग हैं वो स्मार्टफोन्स यूज़ करने लगे हैं, इवन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स करने लगे हैं, डिजिटल लर्निंग करने लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। व्हाट माइट हैव कॉज्ड दिस चेंज, किसकी वजह से हुआ है, तो बेटर इंटरनेट हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स आ गए हैं, अब पहले नहीं आते थे। इसके बाद हाउ हैज इट अफेक्टेड पीपल्स लाइफ, कैसे इसने अफेक्ट किया लोगों की लाइफ को। अब जो है कम्युनिकेशन ईजी हो गई है, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, डिजिटल बैंकिंग आ गया है, और साथ साथ फास्टर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा आंसर था। इसके बाद इसने बोला है कि जो हमारे डेली एक्सपीरियंसेस हैं और जो चेंजेस हैं जो हमने अपने अराउंड ऑब्जर्व किए, ये रिवील करते हैं कि जो सोशल साइंस है वो बिल्ड करता है कनेक्शन लोगों के बीच में, प्लेसेस के बीच में, और साथ साथ सिस्टम के बीच में। ऐसी जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है ये हमें हेल्प करती है देखने में सोसाइटी को कि जो सोसाइटी है वो कनेक्टेड है, ना कि सेपरेट पीसेस है। ठीक है, तो जो सेपरेट पीसेस है उसका एक कलेक्शन है, एक पूरी कनेक्टेड स्टोरी है सोसाइटी, सारी चीजें आपस में जो है कनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। तो जो सोसाइटी है वो पहले जैसी नहीं रही है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है ओवर 1000 ऑफ ईयर्स में, बहुत ग्रेट चेंज आया है। बहुत सारा चेंज आया, जो लोग हैं वो अब पहले से अलग तरीके से रहने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास हुआ अलग अलग आइडियाज आए, इन्वेंशंस आए, डिस्कवरीज आई, जिन्होंने लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। जो पहले की कम्युनिटीज थी वो डिपेंडेंट थी किस पे, नेचर पे, अपने सर्वाइवल के लिए। पहले वो क्या करते थे, वो फॉरेस्ट से अपना फूड कलेक्ट करते थे, वो रिवर्स से पानी लेके आते थे, वो एनिमल्स को हंट करते थे, ये सारी चीजें करते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने सीखा। तो लोगों ने क्या सीखा, ये मैंने पॉइंट में ग्रीन से मार्क कर दिया पॉइंट वाइज। उन्होंने सीखा ग्रो करना क्रॉप्स। उन्हें पहले सिर्फ ये पता था कि हम हंटिंग और गैदरिंग कर सकते हैं, बट धीरे धीरे उन्हें ये पता चला कि हम फार्मिंग भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने सीखा डोमेस्टिकेट करना एनिमल्स को। मतलब पहले उन्हें ये नहीं पता था कि वो एनिमल्स को अपने पास रख सकते हैं, धीरे धीरे उन्हें ये पता चला कि वो एनिमल्स को अपने पास रख के उनको यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने काऊ को मिल्क के लिए, ऑक्स को फार्मिंग के लिए, शीप को वूल के लिए, डॉग को उन्होंने जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने बिल्ड करे सेटलमेंट। मतलब पहले उन्हें ऐसा लगता था कि वो कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं रह सकते, पहले वो इधर से उधर घूमते रहते थे। फिर उन्हें पता चला कि वो परमानेंटली एक जगह पे रह भी सकते हैं, तो उन्होंने बिल्ड करे सेटलमेंट्स। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने डेवलप करे टूल्स। तो उन्होंने जो है टूल्स बनाए जिससे उनका काम ईजी हो जाए। फिर उसके बाद आया एक्सचेंज ऑफ गुड्स। पहले हमारा बार्टर सिस्टम आया था, उसके बाद हमारा मनी से हमारे गुड्स एक्सचेंज होने लगे। इसके बाद उन्हें क्या पता चला कि हम इतने सारे लोग हैं तो हमें संभालने के लिए कोई चाहिए, तो उन्होंने जो है रूलर्स बनाए, लीडर्स बनाए। उन्हें ये पता चला कि रूलर और लीडर्स की जरूरत है। तो पहले हमारे किंग्स होते थे, विलेज हेड होते थे, मॉडर्न गवर्नमेंट होती है हमारी, तो हमारा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम आया गवर्नेंस का। इसके बाद क्या हुआ, जो धीरे धीरे जो विलेजेस हैं वो टाउन्स में डेवलप हो गए, और जो टाउन्स थे वो धीरे धीरे सिटीज बन गई। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रही, ट्रेड बढ़ता रहा, इंडस्ट्रीज डेवलप होती रही, जो हमारी विलेजेस थे वो टाउन्स बन गए, जो टाउन्स थे वो सिटीज बन गई। इसके साथ साथ हमारे नए नए आइडियाज आए, इन्वेंशंस आए, और कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, जिसने क्या करा, धीरे धीरे पूरी लाइफ को ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग कस्टम्स और अलग अलग जो टेक्नोलॉजी थी वो इंट्रोड्यूस हुई, अलग अलग लोगों ने करी, अलग अलग कल्चर के, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में चेंज आया और हमारी पूरी सोसाइटी जो थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा आता है कि जो इंडियंस हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने सर्च करा नॉलेज को। तो यहाँ पे हमारा क्या है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कशन किया, क्वेश्चन करी, लॉजिकल रीजनिंग करी, जिससे वो समझ सके पूरे वर्ल्ड को। तो बेसिकली उन्हें पता चला कि जो लर्निंग है वो बेस्ड है किस पे, क्वेश्चंस पूछने पे, ना कि मेमोराइज करने पे फैक्ट्स को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग को एनकरेज करा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो उन्हें पता चला कि जो नॉलेज है वो एक्सप्लोर करने से बढ़ती है, वो जो है ऑब्जर्व करने से बढ़ती है। मतलब कि चीजों को अच्छे से देखना,
रिफ्लेक्शन मतलब थिंकिंग डीपली, अच्छे से सोचना, और डायलॉग मतलब लर्निंग थ्रू डिस्कशंस, जैसे कि स्टूडेंट और टीचर क्लास में अपने आइडियाज डिस्कस करते हैं तो उन्होंने आइडियाज को डिस्कस करा। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट आया दैट इज पंच महाभूतास, जो डिस्क्राइब करता है नेचुरल वर्ल्ड को, कि पूरा जो नेचुरल वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसमें एम्बेडेड है। तो बेसिकली पंच महाभूतास क्या है? पंच महाभूतास एक आइडियाज है 5 ग्रेट एलिमेंट्स का, और अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफी जो हमारा वर्ल्ड है वो एक्सप्लेन करता है 5 बेसिक एलिमेंट्स को एज अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, मतलब कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल एंड आकाश। सो स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया था इस आइडिया को, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? नेचुरल प्रोसेसेस को, ह्यूमन बॉडीज को और रिलेशनशिप को, किसके बीच में? लिविंग बीइंग्स के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में। उन्होंने एक्सप्रेस किया फिलोसफिकल टर्म्स को, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया क्या? अर्ली अटेम्प्ट अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर को और कैसे ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है इसको। तो बेसिकली आपको याद रखना है पंच महाभूतास जो है वो हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को और कैसे हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। तो बेसिकली सारे जो एलिमेंट्स है वो कनेक्टेड है। अगर हमें प्लांट ग्रो करना है तो उसके लिए हमें सॉइल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, एयर भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए और ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद ये हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे सेटलमेंट को, पैटर्न्स को, ऑक्यूपेशन को, आर्किटेक्चर को, फूड हैबिट्स को, हेल्थ प्रैक्टिसेस को और आइडियाज को। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये हमें एक्सप्लेन करता है क्या कि जो एनवायरनमेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसको? सेटलमेंट को, मतलब कि हम कहाँ पे रहेंगे ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। मान लो अगर मुझे फार्मिंग करनी है तो मैं वहां रहूंगी जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। पैटर्न्स को, इसके साथ साथ ऑक्यूपेशन को, मतलब कि हम कौन सा काम करेंगे। जैसे अगर हम सी के पास रहते हैं तो हम फिशिंग करेंगे, हम फर्टाइल प्लेन के पास रहते हैं तो हम फार्मिंग करेंगे। आर्किटेक्चर को, मतलब हमारे घर का डिजाइन कैसे होगा। जैसे कि अगर मैं राजस्थान में रहती हूँ तो मैं अपनी थिक वॉल्स बनाऊंगी गर्मी की वजह से। फूड हैबिट्स को, हम क्या खाते हैं इसको, और साथ साथ हेल्थ प्रैक्टिसेस को कि हमारी हेल्थ कैसी है। तो ये सारी चीजें किससे इन्फ्लुएंस होती है? हमारे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। इसके साथ हमारा क्या हुआ? हमारा एक और आइडिया है जो कि क्या है? वासुदेव कुटुंबकम का, जिसका मतलब होता है कि जो वर्ल्ड है वो पूरी एक फैमिली है। तो ये हमें दिखाता है इंटरकनेक्टेडनेस को ह्यूमन सोसाइटी में अलग अलग रीजन और कल्चर्स के बीच में। तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि जो कंट्रीज हैं, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स आता है तो कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करती हैं। सो बेसिकली ये जो है ये सेंस लाता है इंटरडिपेंडेंस की, और ये हमें ये बताता है कि जो सोशल साइंस है वो एक अंडरस्टैंडिंग लेके आता है किसके बारे में? ग्लोबल इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप के बारे में। मतलब कि जो कंट्रीज है वो इन्फ्लुएंस करती है एक दूसरे को ट्रेड की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, एजुकेशन की वजह से, टूरिज्म की वजह से। इसके बाद जो हमारी गवर्नेंस है इंडिया में, मतलब जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम करती है? वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक एंशिएंट बुक है, किसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर है, ठीक है। एट्रीब्यूटेड बाय कौटिल्य, ये याद रखना। कंपोज कब हुई थी? 2300 ईयर्स अगो। इसके बाद ये हमें क्या बताती है? ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन बताती है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट बताती है, टैक्सेशन के बारे में बताती है, और क्या रूलर्स की ड्यूटी होंगे लोगों के प्रति वो बताती है। और इसके बाद ये हमें ऐसे वर्क के बारे में बताती है जो सिस्टमैटिक थिंकिंग करता है गवर्नेंस के बारे में और इकोनॉमी के बारे में, कि जो इकोनॉमी है ना वो ये हमें ये बताती है कि जो इकोनॉमी है वो पहले टाइम से चली आ रही है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले टाइम से फॉलो हो रही है सारी चीजें। इसके बाद हमें सारे ट्रेडिशंस क्या बताते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स लगे अंडरस्टैंड करने में सोसाइटी को, और कैसे ऑब्जर्व किया गया, कैसे अंडरस्टैंड किया गया? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया? सर्वे किए, इंटरव्यू किए, डेटा एनालिसिस किए, टेक्नोलॉजी को यूज करी और फिर उसके बाद सोसाइटी को समझा। तो जो मॉडर्न सोशल साइंस है वो कंटिन्यू करती है अपनी लेगेसी, ठीक है, यूजिंग न्यू टूल्स एंड मेथड्स टू स्टडी कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है और कैसे सोसाइटी जो है वो चेंज हो गई है ओवर टाइम। तो बेसिकली इट इज सेइंग कि हमने बहुत सारे टूल्स यूज करे, मेथड्स यूज करे कि कैसे किस चीज को जानने के लिए कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है और कैसे जो सोसाइटी है वो चेंज हो गई। अब हम क्या करना है? हमें अंडरस्टैंड करना है प्रेजेंट को, और उसके लिए हमने क्या किया? हमने ट्रेस किया किसको? सारे चेंजेस जितने भी हुए हैं उनको हमने एक्सप्लोर किया, सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई उसको हमने देखा, और साथ साथ हमने किसको देखा? हमने देखा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप्ड हुए,
इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप्ड हुए, कैसे जो रिलेशनशिप थी लोगों के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में वो ट्रांसफॉर्म हुई। हेंस जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग रहते हैं, कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू, सर्वे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करते हैं और कंपेयर करते हैं अलग अलग टाइम और प्लेसेस को, और गैदर करने के बाद इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से वो डेवलप करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन जो कि एविडेंस से सपोर्टेड होती है। मतलब वो ऐसे ही कुछ नहीं कह देते। जो रिसर्चर्स होते हैं वो बुक्स, मैप्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सेंसस रिपोर्ट्स, ये सबको स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो कि एविडेंस से सपोर्टेड होती है। इस तरीके से जो सोशल साइंस है वो हमें एक्सप्लेन करती है क्या चेंजेस आ रहे हैं, और ये शो करती है कि कैसे जो पास्ट है उसने शेप किया है प्रेजेंट को। मतलब हमारे आज के एक्शंस बेसिकली जो हमने पास्ट में किया था वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे प्रेजेंट को, प्रेजेंट एक्शंस को, और जो हम आज कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस करेगा फ्यूचर। तो बेसिकली लास्ट लाइन में ये बोल रहा है। इसके बाद हमारा आता है सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स। तो जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स है, कोई एक सिंगल फील्ड नहीं है जिसे हम पढ़ लें और वो कम्प्लीटली किसी एक चीज को एक्सप्लेन कर ले। मतलब अगर कोई भी एक प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत सारे एरियाज को अफेक्ट करती है। जैसे मान लो अगर ड्रॉट आया तो उसकी वजह से क्रॉप अफेक्ट होएगी, मतलब इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। फार्मर की इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि इकोनॉमी में चेंज आएगा। गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग मेजर्स लाएगी तो पॉलिटिक्स में चेंज आएगा। लोग सिटीज में माइग्रेट करेंगे तो सोसाइटी में चेंज आएगा। और इसके साथ साथ ट्रेडिशनल वे ऑफ कॉपिंग विद स्केर्सिटी, तो इसलिए कल्चर में चेंज आएगा। तो अगर एक प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एक इफेक्ट नहीं है, उसके बहुत सारे इफेक्ट है, उसके बहुत सारे एरियाज पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस ऐसी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जामिन करते हैं सोसाइटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से। जो सोशल साइंस है इसीलिए कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये ग्रुप है किसका, रिलेटेड डिसिप्लिन्स का, जो फोकस करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट पे हमारी ह्यूमन लाइफ के। और एक साथ हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंड करने के लिए सोसाइटी को एक कॉम्प्रिहेंसिव और कनेक्टेड वे में। बेसिकली ग्रेड 9 to 10th में हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ेंगे सोशल साइंस को 4 डिसिप्लिन्स में डिवाइड करके, दैट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली आपकी पार्ट 1 वाली बुक में 2 चैप्टर ज्योग्राफी के दिए हैं, 2 हिस्ट्री के, 2 पॉलिटिकल साइंस के और 2 इकोनॉमिक्स के। दैट टुगेदर प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। और हमारे कुछ दूसरे डिसिप्लिन्स भी हैं जैसे कि सोशियोलॉजी है हमारा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में, जिसमें हमारा फैमिलीज और कम्युनिटीज आ जाते हैं। फिर इसके बाद है हमारा फिलोसफी में हम पढ़ते हैं आइडियाज, एथिक्स, वैल्यूज के बारे में, कि जस्टिस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ह्यूमंस और कल्चर्स के बारे में। और इसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजी क्या है हमारा, इसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन माइंड के बारे में, बिहेवियर के बारे में, इमोशंस के बारे में। तो ये सब जो है हमारा एक ब्रॉडर सोशल साइंस की फैमिली है, जिनको हम किस में एक्सप्लोर करेंगे, ग्रेटर डेप्थ में हम लोग देखेंगे कहाँ पे, हायर क्लासेस में, मतलब 10th के बाद। बट अभी हम क्या करेंगे, 9, 10th में हम सिर्फ ये 4 ही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। बेसिकली ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और साथ साथ पीपल और सराउंडिंग्स के बारे में, कि इनके बीच में हमारा क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन पास्ट के बारे में, और ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे सोसाइटीज चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। पॉलिटिकल साइंस में हम एनालाइज करते हैं गवर्नेंस के बारे में, पावर के बारे में, और राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी सिटीजन्स की, उसके बारे में। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि कैसे सोसाइटी प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, यूटिलाइज करती है रिसोर्सेस को, और सब जो ह्यूमंस हैं वो अपनी नीड्स इन रिसोर्सेस से कैसे पूरी करते हैं। ये जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये हमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, येट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये हमें एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम क्या समझेंगे, इन डिसिप्लिन्स को डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली ये सोशल साइंस का अब तक इंट्रोडक्शन था। अब हमें इन चारों सब्जेक्ट्स का एक बार इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं लोकेशन के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किसका, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, मटेरियल और पीपल का। और इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं कि क्या रिलेशनशिप है ह्यूमन सोसाइटी में और सराउंडिंग्स में। तो बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड होगी अर्थ पे। हम इसमें लोगों के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में और प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे, कौन से रीजन में हमें मिलेगी और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे जो कोल है वो हमें कहाँ मिलेगा, वो मेनली झारखंड में मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि टी हम कहाँ ग्रो करेंगे,
करेंगे तो टी जो है वो बेसिकली असम में ग्रो होगी। जैसे अगर मेरे को किसी रीजन के बारे में जानना हो, मेरे को थार डेजर्ट के बारे में जानना है, तो वो कहाँ होगा, वो कहाँ लोकेटेड होगा, राजस्थान में। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं ज्योग्राफी में। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये एग्जामिन करने में हेल्प करता है फिजिकल फीचर्स को अर्थ सरफेस के और ह्यूमन कम्युनिटीज को दैट इनहैबिट इट। सो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि कैसे जो लोग या एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे जो ह्यूमंस है वो यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, और कैसे उसकी एक्टिविटीज जो है वो चेंज कर रही है एनवायरनमेंट को। इसके साथ साथ हम इसमें फिजिकल फीचर्स देखते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या होता है हमारा, फिजिकल फीचर्स होता है हमारे नेचुरल लैंडफॉर्म्स, जिसमें हमारा माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, ओशंस, ये सब कुछ आ जाता है। तो बेसिकली हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और साथ साथ हमारा ह्यूमन कम्युनिटीज दैट इनहैबिटेड, मतलब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि लोग कैसे रहते हैं और कैसे अपने इन्वायरमेंट की चीज को अडेप्ट कर लेते हैं। साथ साथ हम किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे कि कैसे जो लोग हैं वो इंटरैक्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, और कैसे जो प्लेसेस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ को। तो जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है नेचर पे, अपने फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर, रिसोर्सेज के लिए। और साथ साथ वो क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं नेचर को, अपना कुछ चीजें बिल्ड करके, जैसे रोड्स बना के और सिटीज डेवलप करके, डैम्स बना के। तो ऐसे जो है वो बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस लेके आते हैं। इसके साथ साथ जो लोकेशन है जहाँ पे वो रहते हैं वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है उनके लाइफस्टाइल को। जैसे अगर वो कोस्टल एरिया में रहेंगे तो वो फिशिंग करेंगे, अगर वो माउंटेन एरिया में रहेंगे तो वो एप्पल्स ग्रो करेंगे। इसके साथ साथ जो ज्योग्राफी है वो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ पे कोई चीज लोकेटेड है, ठीक है। तो वेयर इज समथिंग एंड व्हाई दे आर फाउंड देयर, वो वहां पे क्यों लोकेटेड है, ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में। जैसे अगर मैं टी है तो मैं कह रही हूँ टी कहाँ पे लोकेटेड है, टी कहाँ पे ग्रो होगी, तो टी ग्रो होगी असम में। और वहां पे क्यों होगी, क्योंकि वहां पे हैवी रेनफॉल है, फर्टाइल सॉइल है, इसलिए होगी। फिर इसके बाद हाउ प्लेसेस नियर और डिस्टेंट अफेक्ट वन अनदर ओवर टाइम। तो जो अलग अलग प्लेसेस हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ट्रेड के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकते हैं, माइग्रेशन की वजह से हो सकते हैं। जैसे जो इंडिया है वो क्या करती है, इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल दूसरी कंट्रीज को। तो ऐसे जो अलग अलग प्लेसेस हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये भी हम देखते हैं ज्योग्राफी में। साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस है जो अडॉप्ट करता है एक होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। सो जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं और रीजन्स हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करती है मेडिसिन और इंपोर्ट करती है पेट्रोलियम, और इसके साथ साथ ये हमारी अडॉप्ट करता है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मतलब होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ना हर एंगल से और फोकस करना हर एक चीज पे। जैसे कि अगर हम फ्लड को पढ़ रहे हैं तो हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हम रेनफॉल भी देखेंगे, रिवर भी देखेंगे, पॉपुलेशन भी देखेंगे, फार्मिंग भी देखेंगे, इकोनॉमी भी देखेंगे। तो हर चीज को हम हर व्यू पॉइंट से देखेंगे, और ये इंटीग्रेट करता है किसको, स्पेशल पर्सपेक्टिव। स्पेशल पर्सपेक्टिव हमारा क्या होता है, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं कि कोई चीज कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे जो हिमालयाज है वो नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्दर्न इंडिया में लोकेटेड है। सो हम जब किसी की लोकेशन और सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद टेम्पोरल पर्सपेक्टिव, मतलब चेंजेस ओवर टाइम, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं टाइम के साथ साथ। जैसे जो दिल्ली थी वो पहले एक स्मॉल सेटलमेंट होगी और बाद में वो धीरे धीरे जाके क्या बनी, एक लार्ज सिटी बनी। सो क्या क्या चेंजेस आए टाइम के साथ साथ। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम दोनों चीज देखते हैं। हम नेचुरल साइंस पे भी फोकस करते हैं जिसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाती है, और सोशल साइंस को भी हम इंक्लूड करते हैं जिसमें हमारी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री आ जाती है। सो बेसिकली ज्योग्राफी क्या करता है, कंबाइन करता है दोनों चीज को, किस किस को, नेचुरल साइंस को और सोशल साइंस को एक साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट कर रहा है किस किस चीज को, तो अगर मैं कह रही हूँ कि जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर किस में आ जाएगा, आपका नेचुरल साइंस में आ जाएगा। जबकि अगर क्लाइमेट है वो अफेक्ट कर रहा है किसको, फार्मर की इनकम को, तो वो किस में आ जाएगा, वो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, मतलब कि वो हमारा सोशल साइंस में आ जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज चेंज होती है, क्लाइमेट किसका पार्ट था, ज्योग्राफी का, बट वो क्या कर रहा है, वो दोनों पे इफेक्ट डाल रहा है, नेचुरल साइंस पे भी और सोशल साइंस पे भी। सो इसके बाद हमारा है कि जो ज्योग्राफी है वो हेल्प करती है हमें आंसर करने में कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि जो इंडिया है वो हिस्टोरिकली बीइंग अ हब ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन क्यों है, ठीक है। सो बेसिकली जो इंडिया की लोकेशन है उसने हेल्प किया था बहुत सारी कंट्रीज को ट्रेड करने में। जैसे इंडिया जो थी वो ट्रेड करती थी स्पाइसेस,
यूरोप को और साउथ ईस्ट एशिया को। इसके साथ जो हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है वो बहुत ही लार्ज थी, जिससे जो हमारा सी ट्रेड था वो बहुत ईजी हो जाता था। तो जो हमारे एंशियंट ट्रैवलर्स थे वो ट्रैवल करते थे इंडिया से अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया सी के थ्रू, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद ज्योग्राफी क्या है, एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम हेल्प लेते हैं अलग अलग टूल्स की अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट को और इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्वेश्चंस को। इसमें हम अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि मैप्स हो गए। मैप्स क्या हमें बताएंगे, लोकेशन डायरेक्शन बताएंगे। ग्लोब हो गया, ग्लोब क्या है, स्मॉल मॉडल है अर्थ का। एटलस हो गया, एटलस क्या है, हमारी एक बुक है जिसमें बहुत सारे मैप्स होंगे। फिर उसके बाद GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको हम मैपिंग के लिए और किसी भी ज्योग्राफिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारे इन्फोग्राफिक्स हो गए, जो कि हमारे पिक्चर्स और चार्ट्स हैं जो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो हम ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सो नेक्स्ट 2 years में हम क्या करेंगे, हम इन टूल्स को देखेंगे जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी को लेके वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो हमें यहाँ पे एक वेबसाइट दी है जिसका नाम है हमारा भुवन, ठीक है, भुवन.government.in। ये वाली जो वेबसाइट है इस पे जाके आप जो है मैप्स देख सकते हो, सैटेलाइट इमेजेस देख सकते हो विलेजेस के, सिटीज की, जिससे आपकी जो ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा अच्छी हो सके। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा कि नेक्स्ट 2 years में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 2 years में हम स्टडी करेंगे प्रोसेसेस जो शेप करते हैं अर्थ सरफेस को। तो बेसिकली जो नेचुरल फोर्सेस है उसकी वजह से जो अर्थ है उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज, रिवर्स, विंड, ये सब की वजह से। और साथ साथ हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, मतलब कि हम देखेंगे कि कैसे माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब कैसे फॉर्म्ड होते हैं। इन सब चीजों को हम देखेंगे। जैसे जो हिमालयाज है वो फॉर्म्ड होते हैं कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, जो आपके चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, फर्स्ट टॉपिक। सो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ओशंस, मेजर बायोम्स और इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे। और हम इसके साथ साथ हमें क्या इंट्रोड्यूस होगा, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, लाइफ, अलग अलग रीजन्स की लाइफ कैसी है। तो बेसिकली अगर आप 2 अलग अलग रीजन में रहते हो वर्ल्ड के, तो आपकी जो लाइफ होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। जैसे अगर कोई इंसान लद्दाख में रहता है और कोई केरला में रहता है, तो उनका फूड, उनका क्लोथ, उनका हाउस, उनका क्लाइमेट, उनका सब कुछ एकदम डिफरेंट होगा। तो अलग अलग रीजन्स का जो हमारी चीजें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा हमें क्या बोला है, हमें अलग अलग जियोग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड एरियाज एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज। सो बेसिकली ज्योग्राफी हमें हेल्प करती है स्टडी करने में कैसे जो लोकेशन है वो अफेक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, हमारी सोसाइटी को, इन सारी चीजों को। अब हमें देखना है नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा था ज्योग्राफी। सो हमने ज्योग्राफी फिनिश कर लिया, हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री। सो हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री है हमारी स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, जिसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं लोगों के एक्सपीरियंसेस को, वैल्यूज को, और क्या क्या चेंजेस आए हैं ओवर टाइम। सो बेसिकली हम स्टडी करते हैं हर चीज जो हमारे पास्ट में हुई है, और साथ साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे लोग रहते थे, क्या लोग बिलीव करते थे, क्या वो फॉलो करते थे, क्या उनकी वैल्यूज थी, और सोसाइटी में क्या क्या चेंज आया ओवर टाइम। देन हमारे अलग अलग वेज हैं इंटरप्रेट करने के पास्ट को, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को समझा। हिस्ट्री को समझने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। मान लो हमारी रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई, तो अलग अलग बुक्स अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा। तो हर जने ने अपने अपने व्यू पॉइंट से हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जो हमारी हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन है वो चेंज होती रही। नाउ वन ऑफ द ओल्डेस्ट और इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन क्या है हमारा हिस्ट्री को देखने का भारत में, वो है हमारा इतिहास पूर्ण ट्रेडिशन। इतिहास मतलब क्या होता है, इतिहास मतलब होता है हिस्ट्री, जैसे कि रामायण और महाभारत। और पूर्ण मतलब क्या होता है, एंशिएंट स्टोरीज जो हमें एक्सप्लेन करती हैं रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में। सो इसके अंदर क्या आ जाता है हमारा रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सब चीज आ जाती हैं जो हमें सिखाती हैं हिस्ट्री, मॉरल्स और कल्चर के बारे में। इसके बाद स्टोरीज के थ्रू क्या हुआ, जो ट्रेडिशन था वो सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा था, बट कल्चरल मीनिंग भी बता रहा था इवेंट्स का और लोगों का। सो जो स्टोरीज थी उन्होंने वैल्यूज सिखाई, ठीक है। उन्होंने ये बताया, उन्होंने लोगों को ये हेल्प करा अंडरस्टैंड करने में कि वो क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, हिस्ट्री से। साथ साथ जो हर कंट्री है और जो हर कल्चर है उसने क्या करा, उसने रिकॉर्ड करा अपने हिस्ट्री को अपने खुद के तरीके से। इसके बाद हमारा क्या है,
ये ऑफर करता है क्या, सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस, मतलब कि उन स्टोरीज ने हमें सिखाई वैल्यूज, और ये वैल्यूज जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक लोगों के साथ रही। उन्होंने हेल्प किया लोगों को अंडरस्टैंड करने में, अगेन कल्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने में, ऑनेस्टी, ड्यूटी, ये सारी चीजें सीखने में हेल्प किया। फिर इसके बाद हमारा जो अक्रॉस कल्चर, हमारा अलग अलग ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन जो है वो है, और इसको यूटिलाइज किया गया अलग अलग मेथड से। तो अलग अलग कंट्री और अलग अलग कल्चर जो है वो उसने रिकॉर्ड किया हिस्ट्री को अपने अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीकों से। फिर उसके बाद कुछ ट्रेडिशंस जो है वो एम्फसाइज करते हैं किस पे, और फिलोसफिकल इंसाइट से, जबकि कुछ जो है वो ऑफर करते हैं डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन। सो कुछ ने क्या किया, कुछ हिस्ट्री जो थी वो सिर्फ क्या टीच करती थी, मॉरल लेसन्स, जबकि जो दूसरे थे वो क्या, किस पे डिपेंडेंट थे, रिटन रिकॉर्ड्स और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे डिपेंडेंट थे, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, कॉइन्स, लेटर्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। नाउ जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वो क्या है, वो रिलाई करता है किस पे, एम्पेरिकल एविडेंस पे। तो हमारा जो आज का हिस्टोरियन है वो डिपेंड करता है साइंटिफिक और फैक्चुअल एविडेंस पे, ना कि स्टोरीज पे। तो एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है, एविडेंस जो ऑब्जर्व किया जा सके, टेस्टेड हो और वेरीफाइड हो। जैसे कि क्या करना, जैसे कि फाइंड करना कोई एंशिएंट कॉइन जो कि प्रूव हो किसी रूलर का कि ये रूलर सच में एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। इसके लिए हमने क्या किया, हमने यूज किए टूल्स, जैसे कि हमने यूज किया ह्यूमन जेनेटिक्स, जो कि क्या है, स्टडी ऑफ डीएनए, ये जानने के लिए कि जो एंशिएंट पीपल थे वो कहाँ से आए थे। इसके बाद हमारा है कार्बन 14 डेटिंग। ये क्या है कि हमें बताता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पुराना है, उसकी एज कितनी है। जैसे अगर हमें कोई भी वुडन टूल मिला तो हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, जिससे ये पता चल सके 500 साल पुराना है या फिर 5000 साल पुराना है। इसके बाद है हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स या फिर स्टडी ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट। जो भी हमें, मान लो हमने जो है जमीन खोदी, हमने एक्सकवेशन किया, उससे हमें जो भी मिला उसके बारे में पढ़ना। इसके बाद साइंटिफिक मेथड्स जो एस्टैब्लिश करते हैं टाइमलाइंस को और हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में पास्ट को। सो बेसिकली वो टूल्स जिन्होंने हिस्टोरियंस को हेल्प किया ये जानने में कि कब इवेंट्स हुए थे और किस ऑर्डर में हुए थे। नाउ हिस्ट्री क्या करती है, हिस्ट्री हमें हेल्प करती है क्या करने में, हमें कलेक्ट करने में इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से, और अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो लोग थे वो रहते थे पास्ट में। तो हमें कैसे पता चला, ये बुक्स से, कॉइन से, बिल्डिंग से, लेटर्स से, डायरीज से, इन सारी चीजों से पता चला। अब इसमें हमारी कुछ चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस। ठीक है, सो आर्कियोलॉजिकल क्या होता है हमारा, बेसिकली हमारे दो टाइप के हिस्टोरिकल सोर्सेज होती हैं। या तो हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होती हैं जो हमें डिगिंग करके मिलती हैं, जैसे कि पोट्री, कॉइन्स, टेम्पल्स, स्टैचूज, ये सब। या फिर हमारी लिटरेरी सोर्सेज होती हैं जो कि हमारे रिटन मटीरियल्स हैं, जैसे कि बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट या फिर इंस्क्रिप्शंस। तो इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा है ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग हमारा क्या है, ट्रैवलॉग हमारा है ट्रैवल डायरीज जो ट्रैवलर्स लिखते थे जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर उसके बाद है मेमोज। मेमोज क्या है, पर्सनल लाइफ स्टोरीज, जैसे बाबर ने बाबरनामा लिखी थी। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस है जो लेटर एक्सचेंज होते थे लोगों के बीच में। तो किंग और फ्रीडम फाइटर्स, इनके बीच में जो लेटर एक्सचेंज होते थे वो। फिर उसके बाद जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमारे हैं, जो हमारा क्या है, हमारी फैमिली हिस्ट्रीज, जो कि एंसेस्टर्स की फैमिली हिस्ट्री है वो बताते हैं। इसके बाद है हमारा फोकलोर। फोकलोर क्या है हमारा, फोकलोर है हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज, सॉन्ग्स और लेजेंड्स, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे आप बीरबल की स्टोरी पढ़ते हो तो वो सब इसमें आ जाती है। फिर इसके बाद ओरल ट्रेडिशन। तो पहले क्या था, हिस्ट्री जो थी राइटिंग से ज्यादा ओरली पास होती थी, जैसे कि लोग एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते थे तो उससे पास होती थी। इसके बाद हमारा आता है रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स। सो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है टैक्स से, लैंड से, जितने भी उसके रिकॉर्ड्स हैं वो सब, जैसे कि मुगल लैंड टैक्स रिकॉर्ड्स हैं तो वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। नाउ ये जो मटेरियल्स हैं इन्होंने क्या किया, हेल्प किया स्टडी करने के लिए पास्ट, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें हमारे मॉन्यूमेंट्स भी आ जाता है, इसमें हमारा और क्या जाता है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, एक्सकवेटेड साइट्स, आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, आर्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ये सब कुछ आ जाती हैं। इनका जो एनालिसिस था ये इन्वॉल्व करता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और लेबोरेटरी टेस्टिंग को। मतलब हम इन सब को एनालाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को और लेबोरेटरी टेस्टिंग को यूज करते हैं। नाउ ओवर द नेक्स्ट 2 years हम क्या लर्न करेंगे, हम लर्न करेंगे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, और ट्रेस करेंगे क्या, डेवलपमेंट्स जो इंडिया में हुए हैं बिगनिंग से अब तक।
इसके साथ साथ हम एक्सप्लोर करेंगे की लैंडमार्क्स वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसमें कि हमारा ग्रीसो रोमन वर्ल्ड, रिफॉर्मेशन, रेजोनेंस, एनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या था, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स क्या थी पूरे वर्ल्ड में, और ओवरऑल हम डेवलप करेंगे एक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में, अलग अलग लोगों की, अलग अलग कल्चर्स की, अलग अलग इवेंट्स की, कि कैसे उन्होंने शेप किया प्रेजेंट को, मतलब उनकी वजह से उनका पास्ट की चीजों का क्या इफेक्ट पड़ा अभी प्रेजेंट पे। तो आपकी जितनी भी बुक्स में पिक्चर्स दी हुई है, चाहे वो किसी की भी हो, किसी पर्सन की हो, किसी भी चीज की हो, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते हैं। एमसीक्यू भी बन सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी बन सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, असर्शन रीजन भी बन सकता है। तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज क्या होती है, हमारी रिटन रिकॉर्ड्स पास से, ठीक है। तो हिस्टोरियंस को ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, आइडियाज। और ये जो सोर्सेज हैं ये मे बी पाम लीव्स और या फिर पेपर या फिर क्लोथ, बार्क या फिर दूसरे मटेरियल्स पे लिखे हुए हो सकते हैं, जैसे कि हमारा वेदास, उपनिषद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, ये सब इसमें आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, अगर ये पिक्चर आ गई तो आपको जो इन्फॉर्मेशन इसके नीचे दी हुई है ना सबके, ये आपको याद रखनी है। ये कहाँ से, हमारी सामवेद मैन्युस्क्रिप्ट से है। तो सामवेद जो है हमारा 4 वेद में से एक वेद है, तो ये उससे है। और ये हमें क्या बता रहा है, रिलीजियस बिलीफ बता रहा है एंशिएंट इंडिया का। ये हेल्प करता है हिस्टोरियन को अंडरस्टैंड करने में एंशिएंट लैंग्वेज, म्यूजिक और ट्रेडिशन को। सो ये आप याद रखना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पामलीव मैन्युस्क्रिप्ट अगेन, ठीक है, तिरुकुरल, और ये क्या है हमारा तमिल टेक्स्ट ऑफ एथिकल विजडम। सो ये हमारा एक एंशिएंट तमिल बुक है और ये हमें मॉरल वैल्यूज और गुड बिहेवियर बताती है। पाम लीव्स पे लिखी हुई है, ठीक है। पाम लीव्स बहुत कॉमन थी बिफोर पेपर केम हिस्ट्री में। तो ये हमें टीच कर रहा है हॉनेस्टी, काइंडनेस, गुड लीडरशिप और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। और ये कह रहा है कि दैट स्पीक काइंडली टू एवरीवन, ठीक है। इसका मॉरल लेसन जो था तिरुपुल्लर का वो ये था, दैट स्पीक काइंडली टू एवरीवन। नाउ हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो अभी हमने देखे थे वो क्या होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो लोग पहले के टाइम पे छोड़ देते थे। ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि पहले के टाइम पे लोग कैसे रहते थे। इसमें हमारे मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, कॉइन्स, पोट्री, हमारा टूल्स, वेपन, ज्वेलरी, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट हमें ये दिया है टेराकोटा फिगराइन, ठीक है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से है ये। तो ये क्या है, एक स्मॉल क्ले स्टेच्यू है। और टेराकोटा याद रखना, टेराकोटा का मतलब होता है बेक्ड क्ले। ये हमें क्या बता रहा है, क्लोथिंग, आर्ट, रिलीजन, डेली लाइफ के बारे में बता रहा है। और इसके बाद हमारा है एक स्कल्पचर विष्णु का जो कि 12th सेंचुरी सीई से है। तो आप ये याद रखना, रिप्रेजेंट कर रहा है लॉर्ड विष्णु को। रिलीजन के बारे में बता रहा है, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बता रहा है, आर्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारी एपिग्राफिक सोर्सेज। ये क्या होती है, ये हमारी आपका यू कैन से कि राइटिंग जो होती है, राइटिंग कार्व्ड ऑन हार्ड मटेरियल्स। मतलब जब भी कुछ लोग कुछ लिख के छोड़ देते थे, चाहे वो स्टोन पे लिखे, रॉक पे, पिलर्स पे, मेटल प्लेट्स पे, टेम्पल वॉल्स पे, तो उसको हम बोलते हैं एपिग्राफिक सोर्सेस। और अब हमारा जो है यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन जो कि पार्ट है पिलर का गुप्ता पीरियड से। तो बेसिकली ये आप याद रखना, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, याद रखना, गुप्ता पीरियड याद रखना। ये हमें क्या बता रहा है, नेम ऑफ द रूलर बता रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स या फिर एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में ही हमें बताता है। इसके बाद कन्नड़ इंस्क्रिप्शन, एम्परर कृष्णदेव राय, ठीक है, ये आप याद रखना। अंडरग्राउंड शिवर टेम्पल, प्रसन्न विरूपक्षा टेम्पल और हम्पी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखना। अगेन ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एपिग्राफिक सोर्सेज है, मतलब कि कुछ भी चीज पे कुछ लिख के जब पहले के लोग छोड़ देते थे। सो ये 2 फिगर्स और इनके नीचे जो भी लिखा है वो आप याद रखना। नेक्स्ट इज न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। ये क्या होती हैं, ये हमारे कॉइन्स, मेटल्स, करेंसीज जो पास्ट में यूज होते थे वो सब इसमें आ जाते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं समझने में इकोनॉमी, ट्रेड, किंग, टाइम पीरियड, रिलीजन, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और आर्ट को। सो हमें सबसे पहले दिया हुआ है किसका, हमारा किंग समुद्रगुप्त, ठीक है, 4th सेंचुरी सीई, ये आप याद रखना। तो अगर ये फिगर आ जाती है और इसमें से कुछ भी ऑप्शन में होता है तो आप मार्क कर सकते हो आराम से। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिया है मुगल कॉइन। मुगल कॉइन हमें दिया है, और हमारा ना जोडिक साइंस होते हैं बहुत सारे, तो उसमें से हमारा एक ये जोडिक साइन है, तो ये आप याद रखना।
और ये कब इशू हुआ था? जहांगीर के टाइम पे इशू हुआ था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कब इशू हुआ था। सो बेसिकली ये क्या हमें बता रहा है? मुगल आर्ट, रिलीजियस आइडियाज, कॉइन मेकिंग टेक्निक्स को बता रहा है, या फिर कौन सी इकोनॉमी थी मुगल पीरियड के बारे में, ये हमें ये बता रहा है। तो अब हमारा हिस्ट्री पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं किस पे? पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नेंस मतलब कि हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एक कंट्री, एक सोसाइटी गवर्नड होती है, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कैसे वो वर्क करती है, कैसे वो अपने डिसीजंस लेती है। इसके अलावा ये हमें इन्फॉर्म करती है कि कैसे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास किसके पास कितनी पावर होगी और उसे वो पावर कैसे मिलेगी। तो पावर मतलब अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, और पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन करती है कि पावर किसे मिलेगी। जैसे वो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगा, जो कोर्ट है वो जस्टिस देगा, जो गवर्नमेंट है वो लॉज बनाएगी। तो ऐसे जो है सारी पावर जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइडेड होती है। फिर उसके बाद कैसे जो है हमारे डिसीजंस बनेंगे, तो हम इसमें पढ़ते हैं कि डिसीजंस कैसे बनेंगे, पॉलिसीज कैसे बनेंगे, और साथ साथ कैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है सारे सिटीजन्स को। फिर इसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस है वो इंक्लूड करता है किसको? उसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? सोशल मूवमेंट्स की। तो सोशल मूवमेंट्स मतलब जो लोग हैं वो यूनाइट हो जाएंगे किसी भी डिमांड के लिए, जस्टिस के लिए, राइट्स के लिए। जैसे हमारा चिपकू मूवमेंट आया था तो सारे लोग एक साथ आ गए थे। जैसे हमारा स्वच्छ भारत कैंपेन है, तो हमारे क्या होता है इसमें सारे लोग जो हैं वो साथ आ जाते हैं सोशल मूवमेंट में, और वो क्या करते हैं? अपनी जस्टिस की डिमांड करते हैं, कोई राइट्स की डिमांड करते हैं, किसी भी चीज़ की वो डिमांड करते हैं। इसके बाद हमारी नेशनल बिल्डिंग। सो हम इसमें पढ़ते हैं कि जो कंट्री है वो कैसे डेवलप करती है यूनिटी और नेशनल आइडेंटिटी। जैसे कि हम क्या करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे प्रमोट करने के लिए नेशनल यूनिटी को। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस क्या क्या होंगी। जैसे हम पढ़ेंगे कि इंडिया की जापान के साथ, इंडिया की फ्रांस के साथ, इंडिया की रशिया के साथ कैसी रिलेशंस है। इसके बाद द वेज पावर इज एक्सरसाइज। तो यूज ऑफ पावर हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे पावर को यूज किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है वो अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, उसमें पार्लियामेंट की भी पावर होगी। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज होंगी, शेयर होंगी और रेगुलेट होंगी सोसाइटी में और एवरीडे लाइफ में। हम इसमें पढ़ते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो ये सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विलेजेस के, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी बाय गिविंग सिटीजन्स अ वॉइस इन लोकल डेवलपमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। ये हमें बताता है क्या कि जो पॉलिटिकल पावर है वो एग्जिस्ट करती है सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में नहीं, बल्कि सोशल रिलेशनशिप में भी, कस्टम्स में भी और आइडियाज ऑफ लेजिटिमेसी में भी। मतलब कि जो पावर्स हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है पार्लियामेंट तक, वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी में, ट्रेडिशन में, कस्टम्स में, फैमिलीज में, कम्युनिटीज में, हर जगह वो एग्जिस्ट करती है। तो इसमें हम जो है सोशल इनइक्वालिटीज, देन वी हैव हायरार्कीज, पीपल स्ट्रगल्स, गुड गवर्नेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। साथ साथ ये हमें क्या एग्जामिन करने में हेल्प करती है? हमारी हायरार्कीज और स्ट्रगल्स को ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाएं और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे आएगी। सो बेसिकली जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें क्या था कि जो विलेज के पीपल थे वो अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते थे। तो हमारा जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं क्या डिसाइड करने में कि हमारे विलेजेस की क्या नीड है। इसके बाद जो पावर है वो किसी सिंगल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, बट लोगों के हाथ में भी होती है, ग्रुप्स के हाथ में भी होती है, सोसाइटी में। इसके बाद वो बोल रहा है बट इन ऑल्सो सोशल रिलेशनशिप, कस्टम्स एंड आइडियाज ऑफ लेजिटिमेसी। मतलब कि फैमिली और कम्युनिटी जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है डिसीजंस को। ट्रेडिशंस मतलब कि कस्टम्स मतलब कि ट्रेडिशंस भी अफेक्ट करते हैं सोसाइटी को। और लेजिटिमेसी मतलब जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करते हैं अथॉरिटी को बिकॉज इट इज लॉफुल एंड फेयर। फिर उसके बाद हम इसमें पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हम इसमें पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे सोसाइटी वर्क करती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, लोगों के ओपिनियंस, एजुकेशन, कल्चर, इन सब चीज़ों को देखते हैं। हायरार्कीज मतलब डिफरेंट लेवल अथॉरिटीज की, जैसे कि विलेजेस, देन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारी हायरार्की है।
अकाउंटेबल गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट जो है वो आंसर करेगी लोगों को और वर्क करेगी हॉनेस्टली। मतलब अगर हमारा कुछ क्वेश्चन होगा, अगर हम कह दें कि आपने ये चीज क्यों करी है, सो इट इज आंसरेबल टू पीपल, दैट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो हमारी अकाउंटेबल गवर्नमेंट है और साथ साथ हमारी क्या है, हायरार्की है, मतलब कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी है, विलेज लेवल पे अलग, डिस्ट्रिक्ट पे अलग, स्टेट पे अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट पे अलग। तो हमने क्या देखा, हमने देखा पावर को देखा, एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, पॉलिसी को देखा, पॉलिसी इज व्हाट, अ प्लान और रूल मेड बाय द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, हाईएस्ट लॉ ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूशंस क्या है हमारा, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट, सोशल मूवमेंट क्या है हमारा, ग्रुप वर्किंग फॉर सोशल चेंज, नेशनल बिल्डिंग क्या है हमारा, एक्टिविटीज जो स्ट्रेंथन करेगी कंट्री को, फॉरेन पॉलिसीज जो रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, ग्रास रूट डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी जो स्टार्ट होती है विलेजेस से, लेजिटिमेसी मतलब लॉफुल और एक्सेप्टेड अथॉरिटी, और गवर्नेंस मतलब द प्रोसेस ऑफ रनिंग अ कंट्री। नाउ आगे चलते हैं। तो जो हमारी स्टडी है पॉलिटिक्स की इंडिया में वो बिगन हो गई थी कब, बहुत पहले, ठीक है। बहुत पहले से क्या हो रहा है, जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज्ड और गवर्नड है। जो पॉलिटिक्स है उसको ट्रीट नहीं किया जाता एज अ सेपरेट डिसिप्लिन मतलब कि सब्जेक्ट, बट ये क्लोजली लिंक्ड है किससे, धर्म से मतलब मॉरल ड्यूटी से, अर्थ से मतलब कि इकोनॉमिक वेलबींग से, राज्य धर्म से मतलब कि ड्यूटीज ऑफ द रूलर से। सो इट सेज कि एंशिएंट इंडिया से जो पॉलिटिक्स है वो कनेक्टेड है कि हम सही चीज करें, मॉरल थिंग करें, ठीक है। हम अर्थ मतलब कि हम अर्न करें वेल्थ और इंश्योर करें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, और साथ साथ राजधन मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी किसी किंग की, किसी रूलर की, किसी इंसान के प्रति, और साथ साथ एक अच्छा किंग कौन होता है, जो ऑनेस्ट होता है मतलब धर्म, जो हेल्प करता है लोगों की मतलब कि अर्थ, और जो प्रोटेक्ट और सर्व करता है लोगों को मतलब राज्य धर्म। नाउ आगे हमें बोल रहे हैं कि जो हमारे एंशिएंट बुक्स हैं जैसे कि वेदास, उपनिषद और पुराणास, ये क्या करते हैं, ये डिस्कस करते हैं किस किस चीज को, जस्टिस को, जस्टिस मतलब फेयरनेस, अथॉरिटी को, अथॉरिटी मतलब who has the right to rule, किसके पास राइट है रूल करने का, इसके बाद सोशल ऑर्डर को, सोशल ऑर्डर मतलब कैसे सोसाइटी फंक्शन करेगी, और साथ साथ क्या ड्यूटीज होंगी हमारी सिटीजन्स की, रूलर्स की। उसके बाद हमारा आता है जो हमारी बुक्स हैं जैसे कि महाभारत, ठीक है। महाभारत और शुक्रंती ये क्या करती हैं, जो एड्रेस करती है गवर्नेंस को, ठीक है, मतलब कि अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, साथ साथ लॉ को मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है लॉ का, और एथिकल लीडरशिप को मतलब कि ऑनेस्ट और मॉडल लीडरशिप हमारी होनी चाहिए। इसके साथ अमंग दीज हमारा जो अर्थशास्त्र है वो किसके लिए खड़ा रहता है, वो खड़ा रहता है फाउंडेशनल टेक्स्ट के लिए पॉलिटिक्स में, और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा था, वो लिखा था चाणक्य ने, जो कि एक इम्पोर्टेंट बुक्स है पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। सो जो अर्थशास्त्र है वो एक्सप्लेन करता है किसको, वो एक्सप्लेन करता है बहुत सारी चीजों को, जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करेगी, जो टैक्स है वो कैसे कलेक्ट होंगे, जो आर्मी है वो कैसे कंट्री को प्रोटेक्ट करेगी, और जो रूलर्स हैं वो लोगों का ध्यान कैसे रखेंगे। सो बेसिकली हमने इस पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अर्थ धर्म के बारे में दैट इज मॉरल ड्यूटी, अर्थ के बारे में दैट इज इकोनॉमिक वेलबींग, राज्य धर्म के बारे में दैट इज ड्यूटी ऑफ द रूलर, जस्टिस के बारे में दैट इज फेयर ट्रीटमेंट, अथॉरिटी के बारे में मतलब राइट टू मेक डिसीजंस, गवर्नेंस के बारे में मतलब रनिंग द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे मैनेजमेंट करना है गवर्नमेंट वर्क को, और अर्थशास्त्र के बारे में जो कि एक एंशिएंट बुक है पॉलिटिक्स के ऊपर जो एक्सप्लेन करती है टैक्सेशन को, डिफेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ जो हमारा ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स है वो सोचता है कि हम क्या करें, हम अडॉप्ट करें हॉलिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम लिंक करें पॉलिटिक्स को किस किस चीज के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ मतलब कि जॉब मनी ट्रेड के साथ, सोशल लाइफ के साथ मतलब कि पीस और यूनिटी के साथ, मोरालिटी के साथ मतलब कि सही चीज करनी है इस चीज के साथ, डिफेंस के साथ मतलब कि प्रोटेक्ट करना है कंट्री। तो हमने पढ़ा था कि होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है कि एक ही चीज को अलग अलग पॉइंट व्यू से देखना। तो इसीलिए बोल रहा है कि हमने क्या किया, हमने पॉलिटिक्स को इन सारी चीजों के साथ जोड़ के कनेक्ट करके तब पढ़ना है। और इसके बाद जो पावर है उसको कैसे देखा जाता है, उसको देखा जाता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि मेरली अ प्रिविलेज। तो जो पावर है उसको कंसिडर किया जाता है कि दैट इट इज अ ड्यूटी टू सर्व पीपल, ना कि वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इंजॉय कर सको अथॉरिटी और बेनिफिट्स। जैसे जो स्कूल मॉनिटर होता है वो उसको क्या करना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए क्लासमेट्स की, ठीक है, उसको मेंटेन करना चाहिए डिसिप्लिन, ना कि उसे क्या करना चाहिए, ऑर्डर चलाना चाहिए। तो ये वही वाली बात हो गई।
फिर उसके बाद जो हमारा ट्रेडिशन है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, तो जो एंशियंट पॉलिटिकल है वो हमें आइडिया देता है किसके बारे में, हमें वो आइडिया देता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, वो क्या है, वो प्रमोट करता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, पब्लिक पार्टिसिपेशन को विलेज लेवल पे। तो जो पंचायती राज सिस्टम है वो अलाउ करता है कि जो विलेजर्स हैं वो अपना खुद का लीडर चुन सकें और लोकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें, पार्ट ले सकें। फिर उसके बाद इसी तरीके से जो एंशियंट आइडियाज है वो कंटिन्यू करते हैं शेप करने के लिए इंडियाज डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो बहुत सारे आइडियाज हैं एंशियंट इंडिया से जो आज भी फॉलो होते हैं डेमोक्रेसी में। तो जो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रूलर्स हैं वो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सर्व करना चाहिए लोगों को, ठीक है, और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें लोगों की बात सुननी चाहिए। सो इट सेज कि हमारा नेक्स्ट 2 years में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें कि हमारा डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, अथॉरिटी, सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी आ जाएगा, और इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी और उनके चैलेंजेस भी आ जाएंगे। सो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना, इट सेज कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना जो है वो इनफ नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या चीजें आपके अराउंड हो रही हैं और कैसे आप सोच सकते हो क्रिटिकली पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में। जैसे आप इलेक्शन की न्यूज़ देख सकते हो, आप जो है नोटिस कर सकते हो लोकल डेवलपमेंट वर्क, या फिर आप गवर्नमेंट की थीम्स भी अपने एरियाज में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए अपने खुद के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। नाउ अब हमारा आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या करती है, इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी डिसाइड करेंगे कि उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे वो अपनी नीड्स कैसे पूरी करेंगे। सो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे लोग यूज करेंगे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज जिसमें कि हमारा मनी, टाइम, वाटर, लैंड, फ्यूल्स, ये सब कुछ आ जाता है। एज ये सारी चीजें जो है वो लिमिटेड है, बट जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, तो इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है और वो 20,000 रुपीज अर्न करती है पर मंथ, ठीक है, तो अब उसे क्या करना है, उसे चॉइस करनी पड़ेगी कि उसे अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है, कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी है। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इकोनॉमिक्स का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आता है कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, एक्सचेंज होती हैं और डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में, मतलब कैसे बनाएंगे, फिर एक्सचेंज के बारे में कि कैसे बाइंग और सेलिंग होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मतलब कैसे डिलीवरी होगी गुड्स की लोगों तक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें हेल्प करती है एग्जामिन करने में प्रोसेसेस जो शेप करेंगे हमारी एवरीडे लाइफ, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारी इफेक्ट डालेगा डेली लाइफ पे, जैसे फूड प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, स्कूल की फीस हो गया, मोबाइल रिचार्ज कॉस्ट हो गया, ये सारी चीजें जो हैं आपस में कनेक्टेड है, और इन सबको हम किस में देखते हैं, इकोनॉमिक्स में देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है द फूड वी ईट, और जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, टू द जॉब वी डू और सर्विसेज दे यूज। सो ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है जो फूड हम खाते हैं, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, टू द जॉब पीपल डू, जो लोग काम करते हैं, और जो सर्विसेज लोग यूज करते हैं उसके बारे में। सो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रेजेंट है हर जगह। वो बोल रहा है चाहे आप कोई चीज खरीदो, आप वेजिटेबल्स खरीदो, फ्रूट्स खरीदो, आप स्कूल यूनिफॉर्म खरीदो, आप जो है डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें भी इकोनॉमिक्स है, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है उसमें भी इकोनॉमिक्स है, बस अपनी सर्विसेज दे रहा है उसमें भी इकोनॉमिक्स है। तो आप कोई भी जॉब करो, आप कुछ भी खरीदो, आप कुछ भी खाओ, हर चीज में हमारी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। इसके बाद इकोनॉमिक्स क्या करती है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर करती है डिसीजन मेकिंग को बाय कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। तो कैसे, जो कंज्यूमर है वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बाय करना है, जो प्रोड्यूसर है वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी चीज बनानी है और हमें क्या बनाना है, और जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज बनाती है जिससे जो गोल्स हैं वो बैलेंस रहे, ग्रोथ भी होए, स्टेबिलिटी भी आए, एफिशिएंसी भी रहे और फेयरनेस भी रहे। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ नंबर्स के बारे में या मार्केट के बारे में नहीं है, वो वेलबींग, इक्विटी और जस्टिस के बारे में भी है। एज इकोनॉमिक्स क्या करती है, इकोनॉमिक्स ध्यान रखती है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ का, कि वो फोकस करती है कि आपका अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, इन सब चीज पे इकोनॉमिक्स जो है फोकस करती है। इसके बाद इंडिया जो है हमारी, इंडिया की रिच और डायनामिक इकोनॉमिक हिस्ट्री है। सो
इंडिया जो है इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत पहले से, क्योंकि इंडिया जो है स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, हैंडीक्राफ्ट इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। सो फॉर सेंचुरीज ये जो थी ये वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमीज थी और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर थी ट्रेड, इंडस्ट्री और मेरीटाइम एक्टिविटी का। सो लॉन्ग टाइम से जो इंडिया है वो क्या है, रिचेस्ट कंट्रीज में आती है। और यहाँ पे क्या होता था, हमारा फेमस थी ये ट्रेड के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, सी रूट्स के लिए। हमारे जितने भी सी रूट्स थे वो इंडिया से होके जाते थे। फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, हमारा कॉलोनियल रूल जो था उसने इस पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया बीच में से, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आ गई थी और रिकरेंट फेमिनाइन्स आए और हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो भी डिक्लाइन कर गई। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो इंडिया थी उसने दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू करा अपनी इकोनॉमीज को। तो रिसेंट डिकेड्स में हमारी जो कंट्री है उसने बहुत ही हमारी कंट्री की अच्छी प्रोग्रेस हुई है, अच्छे हमारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सपेंशन हुआ है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, पॉवर्टी में भी रिडक्शन हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। येट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रिमेन, पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग इनकम एंड इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रोथ रीचेस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो कॉलोनियल रूल था उसकी वजह से क्या हुआ था, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई थी, फेमिनाइज आ गया था, जो हमारा हैंडलूम था और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई थी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947 इंडिया ने दोबारा क्या करा, डेवलप करा इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इससे क्या हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बेसिक फैसिलिटीज जैसे रोड्स बनानी, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक्सपेंशन हुआ हमारा एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, साथ साथ जो हमारी पॉवर्टी थी वो भी रिड्यूस हो गई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो लोग थे वो अब ज़्यादा जिंदा, मतलब जो उनकी लाइफ टाइम था वो ज़्यादा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि अब जो हेल्थ केयर है वो बहुत बेटर हो गई है। येट बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, मतलब कि इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करें, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इनकम इनइक्वालिटी। बट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसने क्या करा है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करे हैं सबको। जैसे जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, वुमेन्स को, पुअर फैमिलीज को। और इससे की वजह से क्या हुआ है कि जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और इंडिया जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब्स थी वो क्रिएट हुई, पॉवर्टी कम हुई और साथ साथ एजुकेशन भी बेटर हो गई। जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो क्या था, सेंट्रल नेशनल गोल था हमारा, मतलब इम्प्रूविंग द इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंडिया। हमने क्या किया, हमने किया अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स को, जो हमें हेल्प करता है ये रिकॉग्नाइज करने में क्या चीज, दोनों चीज, अचीवमेंट भी और चैलेंजेस भी। और साथ साथ ये हमें एनकरेज करता है सोचने के लिए कि कैसे रिसोर्सेज जो है वो हम वाइजली और फेयरली यूज कर सकते हैं और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि जिससे हमारी अभी की नीड्स भी पूरी हो सके और फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी जो नीड्स है वो भी पूरी हो सके, उनकी भी डिमांड्स पूरी हो सके। फिर ये मैं बोल रहा है, वो द नेक्स्ट 2 years हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे फाउंडेशन इंडियन इकोनॉमी का, मार्केट का, प्राइसेस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट का, इंटरनेशनल ट्रेड का और यूनियन बजट का। ये टॉपिक्स हमें हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि कैसे इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, कम्युनिटीज को या फिर नेशन एज अ होल को। तो सबको जो है जो इकोनॉमिक डिसीजन है कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर जो पेट्रोल का प्राइस है वो बढ़ेगा तो उससे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी अफेक्ट होगी, अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो बिजनेस अफेक्ट होंगे, अगर गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा स्पेंडिंग करेंगी तो उससे क्या होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ऐसे नाउ आगे हमारा कि नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस, तो हमें क्यों पढ़नी है। एक्सप्लोर करने के बाद सोशल साइंस को हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला, हमने क्या करा, हमने ऑब्जर्व किया इवेंट्स को, हमने क्वेश्चंस पूछे, हमने एविडेंस को एग्जामिन किया और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाउ डज दिस नॉलेज हेल्प अस इन आवर लाइफ, ये नॉलेज हमारी लाइफ में हमें कैसे हेल्प करती है। तो फॉर एग्जाम्पल द हाउसेज यू लिव इन, जिस घर में आप रहते हो, ठीक है, वो जो घर है वो किससे बना होगा, वो घर बना होगा गवर्नमेंट के रूल्स से, ठीक है। घर में भी जो आपने बनाया हुआ है या अगर आप कोई भी चीज बनाते हो, आप फैक्ट्री बनाते हो
या आप कोई कंपनी बनाते हो, आप कुछ भी बनाते हो, तो उसमें क्या हुआ होगा, उसमें रूल्स फॉलो होंगे जो किसके अकॉर्डिंग होंगे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। जो वाटर आप यूज कर रहे हो वो सप्लाइड हो रहा होगा बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हो वो रोड भी गवर्नमेंट ने बनाएंगी। जो स्कूल में आप जा रहे हो वहां पे भी एजुकेशनल पॉलिसी फॉलो हो रही होंगी। जो मार्केट में आप जा रहे हो वहां पे क्या हो रहा होगा, मार्केट जो है वो आपको अलाउ कर रहा होगा कि आप बाय कर सको या सेल कर सको गुड्स को। और जो डिजिटल प्लेस स्पेसेस हैं जैसे कि यूपीआई, ऑनलाइन क्लासेस, सोशल मीडिया, ये भी क्या है, सब पार्ट है सोसाइटी के। सो ये सब जो है डिपेंड करते हैं सोसाइटी पे हर रोज। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक पार्ट सिस्टम का जो क्रिएट हुआ है और मैनेज्ड हुआ है बाय द सोसाइटी। तो सोशल साइंस हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे ये जो सिस्टम्स हैं ये डेवलप्ड हुए, कैसे ये फंक्शन करते हैं, कैसे ये अफेक्ट करते हैं अलग अलग लोगों को। और यू ऑल्सो लिव अमंग पीपल, हम भी लोगों के बीच में रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कस्टम फॉलो करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं। तो वाई डू सच डिफरेंस एग्जिस्ट, ऐसे डिफरेंस क्यों है? अगर हम सेम कंट्रीज में रह रहे हैं तो हमारे बीच में इतने डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो ऐसे डिफरेंसेस क्यों है ये हम देखते हैं सोशल साइंस में। हाउ डू दे कंटिन्यू ओवर टाइम, ये इतने टाइम से कैसे कंटिन्यू होते आ रहे हैं? तो सोशल साइंस हमें एक्सप्लेन करती है वेरिएशंस एज आउटकम्स ऑफ जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये हमें हेल्प करता है क्या बिल्ड करने में, एक अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, कॉपरेशन अमंग कम्युनिटीज। नाउ एट द सेम टाइम ये हमें हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में कि कैसे इंडियन कल्चर बाइंड करता है डाइवर्सिटी को एक साथ, यूनिटी लेके आता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग लेके आता है और एक शेयर्ड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहले मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया था, इंडिपेंडेंस डे वाला, वैसे ही। नाउ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो सिटीजन्स हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं पब्लिक लाइफ में। जो लॉज हैं, राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो गाइड करती हैं लोगों को कैसे रहना है। जब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे डिसीजंस बन रहे हैं, कैसे वो बेटर परफॉर्म कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है रिस्पॉन्सिबली सिविक लाइफ में, ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है हमारी एबिलिटी सोचने की शेयर्ड चैलेंजेस के बारे में। तो जब हम किसी भी इशू को सुनते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, पब्लिक हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, अर्बन ग्रोथ हो, तो हम क्या करते हैं, हम लर्न करते हैं ये पूछना कि हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, मतलब कि उसके कॉजेस क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो ये जो हमारी हैबिट है क्वेश्चनिंग की, रीजनिंग की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। नाउ मोर इम्पोर्टेंटली जो सोशल साइंस है वो कनेक्ट करता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ पास्ट डिसीजन शेप द प्रेजेंट। तो ये समझ के कि जो पास्ट डिसीजंस है उसने कैसे शेप किया है आज के डिसीजंस को, हम क्या कर पाएंगे, हम बेटर इक्विप्ड कर पाएंगे और वाइसर चॉइसेस ले पाएंगे हमारे फ्यूचर के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस। तो एज सोसाइटी जो है वो बहुत रेपिडली चेंज हो रही है, बहुत क्विक चेंज आ रहा है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस कंटिन्यू टू ग्रो। दो जो इम्पोर्टेंस है सोशल साइंस की वो धीरे धीरे और भी ज्यादा ग्रो कर रही है। हमारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, एक्सपैंडिंग सिटीज, सिटीज एक्सपैंड हो रही हैं। देन हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न, माइग्रेशन, सोशल कनेक्शंस, ये सब क्या कर रहे हैं, ये रीशेप कर रहे हैं लोगों के रहने के तरीके को और इंटरैक्ट करने के तरीके को। इन सब चेंजेस को समझना, समझने के लिए हमें क्या चाहिए, स्किल चाहिए जो हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर्स में। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, एविडेंस को एग्जामिन करना है और रिकॉग्नाइज करना है कनेक्शंस को। सो इन द इयर्स अहेड सोशल साइंस हमें हेल्प करेगा क्या करने में, सोसाइटी को एड्रेस करने में, सोसाइटी के क्या एड्रेस करने में, कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी, इक्विटेबल सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज। और ये हमें गाइड करेगा कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबल यूज कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज का और सपोर्ट कर सकते हैं कम्युनिटीज को और अडेप्ट कर सकते हैं चेंजिंग कंडीशन। साथ साथ मोर इम्पोर्टेंटली जो सोशल साइंस है वो प्रिपेयर करता है हमें ना ही सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए वर्ल्ड को, बल्कि हमें क्या करने के लिए, हमें शेप करता है, इन्फॉर्म बनाता है और थॉटफुल सिटीजन बनाता है। साथ साथ हमारे अंदर नेशनल यूनिटी डेवलप करता है। तो जो स्टडी है सोशल साइंस की वो क्या है, एक जर्नी है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, साथ साथ हम एनालाइज करते हैं कि वो कैसे फंक्शन कर रही है आज, और टू इमेजिनिंग
हाउ दे कैन बिकम बेटर इन द फ्यूचर, कि ये बेटर कैसे बन सकती है फ्यूचर में। नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस, योर 2 ईयर लर्निंग जर्नी। तो सोशल साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ते हो, ये एक विंडो है इनटू द वर्ल्ड अराउंड यू। जब आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो आप सीखते हो पास्ट प्रेजेंट के बारे में, और आपका क्या रोल है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिससे आपका शेप हो सके फ्यूचर। सो ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स आप एक्सप्लोर करोगे सोसाइटी को और ग्रेटर डेप्थ में अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू। आप एग्जामिन करोगे कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो शेप करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड को, कैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो फंक्शन करते हैं, कैसे इकोनॉमीज ऑर्गेनाइज करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट। साथ साथ आप पढ़ोगे कि आप चैलेंजेस के बारे में पढ़ोगे, जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल डाइवर्सिटी, सिटीजन्स राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ोगे। जो आपका इम्पैक्ट आ रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ग्लोबल कनेक्शंस के बारे में आप पढ़ोगे। ये आपको एनकरेज करता है एनालाइज करने के लिए एविडेंस, कंपेयर करने के लिए पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंड करने के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसे लिंक्ड है। ये जो जर्नी है ये आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में और एक थॉटफुल लर्नर बनाने में, एक अवेयर सिटीजन बनाने में और एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाने में सोसाइटी का। ग्रेड 9 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक जो है वो ऐसे डिजाइन की गई है कि वो प्रोवाइड करती है एक ब्रॉड और बैलेंस इंट्रोडक्शन चारों डिसिप्लिन का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जहाँ पे वो आपको ऑफर करती है एक डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी के बारे में, जो टुगेदर क्या करेगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देगा वर्ल्ड की। तो सोशल साइंस सिर्फ मेमोराइज करने के लिए नहीं है डेट्स, मैप्स और डेफिनेशन को, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है लोगों की, प्लेसेस की, सोसाइटी की, कल्चर की और पावर की। ये आपको एनकरेज करता है लर्न करने के लिए पास्ट, एनालाइज करने के लिए प्रेजेंट और इमेजिन करने के लिए बेटर फ्यूचर। जैसे आप पेजेस टर्न करोगे, आप सिर्फ गेन नहीं करोगे नॉलेज, आप एक डेवलप करोगे एबिलिटी सोचने के लिए इंडिपेंडेंटली और एक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबली। वी होप कि ये जो बुक है ये आपको इंस्पायर करे रिफ्लेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, और देखने के लिए वर्ल्ड को क्रियोसिटी और एम्पैथी के साथ। लेट दिस जर्नी हेल्प यू टू ग्रो नॉट जस्ट एज अ स्टूडेंट। ये जो जर्नी है ये आपको हेल्प करे सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह ग्रो करने में नहीं, बट एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड की तरह।